रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 सालों से भीषण जंग जारी है। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकने के बजाय और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन के शहरों पर रूस का जोरदार हमला जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं। वैसे इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच चलते संघर्ष को रोकने के लिए कोशिशों पर जुटे हैं। हालांकि उनकी ये कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं और अब ट्रंप ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी तब तक मिलने की योजना नहीं बना रहे जब तक कि उन्हें संतुष्टि नहीं होती कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए कोई समझौता हो गया है जिससे युद्ध समाप्त हो जाए। इससे पहले घोषणा हुई थी कि ट्रंप और यूक्रेन में शांति समझौते पर वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे। हालांकि ये बैठक नहीं हो पाई। एशिया की यात्रा के लिए निकलते समय ट्रंप ने कहा, मुझे पता होना चाहिए कि हम समझौता करने जा रहे हैं, मैं अपने समय बर्बाद नहीं करूंगा। गौरतलब है कि ट्रंप और पुतिन की आखिरी मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई थी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से शांति बहाली को लेकर बातचीत भी चली थी। अब पुतिन से मुलाकात पर ट्रंप ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है ये भी आपको बताते हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ट्रंप पुतिन की आखिरी मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई थी। टॉमहॉक मिसाइल पर रूस नाटो में तकरार देखने को मिली थी। रूसी सैन्य विशेषज्ञ कोरोचेंको का बयान भी सामने आया था। कोरोचेंको ने कहा कि रूस पर टॉमहॉक से हमला हुआ तो जोरदार पलटवार भी देखने को मिलेगा। रूस पर किसी भी हमले को आक्रमण माना जाएगा। रूस सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करेगा। ये तमाम बड़ी बातें कही गई थी। इसी बीच जिस तरीके से अब शांति बहाली को लेकर तमाम बातें की गई थी, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो पाई थी। गजा पीस प्लान भी लागू करने की तमाम कोशिशें लगातार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आए, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाई। आइए इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार खिंचता चला जा रहा है। एक लंबा थकाऊ युद्ध ये बन गया है, क्योंकि तमाम कोशिशें इस युद्ध को शांति बहाल करने की गई और लगातार हमने देखा किस तरीके से जिस को शुरुआत में हस्तक्षेप कहा जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम कवायदें थी, उसके बाद इसको मध्यस्थता कहा गया और गजा पीस प्लान जैसा एक प्लान भी लागू करने की उन्होंने तमाम कोशिशें की थी। अलग अलग दोनों से डायलॉग भी किया था, साथ डायलॉग कराने की भी तमाम कोशिशें, लेकिन वो सभी नाकाम हुई। और ट्रंप अब बोलते हैं कि अगर शांति बहाल होगी तभी मैं बात करने जाऊंगा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। जय हिंद हर्षा। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, उसके पहले कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं, हमें यह समझना जरूरी होगा कि किसी भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का उस समय तक कोई समाधान नहीं निकल सकता जब तक आप अपनी एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स को कायम रखते हैं। आज ये इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि रूस का कहना है कि वो पूरे डॉनबास को लेगा, पूरे क्रिमिया को अपने पास रखेगा, कुछ हिस्से सुमी खार्किव में लेगा, कुछ हिस्से ओडेसा में रहेगा। ये पूरा अपना रेड कॉरिडोर बना करके एक बफर जोन तैयार करेगा। उसके बाद नाटो में किसी कीमत पे यूक्रेन को जाने नहीं देगा और जेलेंस्की को अपदस्थ करेगा। ये उनका एक डिजायर्ड एंड स्टेट है इस कॉन्फ्लिक्ट का। उसी समय यूक्रेन का, जेलेंस्की का एक डिजायर्ड एंड स्टेट है कि मैं पूरा डॉनबास वापस ले लूं, क्रिमिया भी वापस ले लूं, जो हिस्से मैंने वहां पर रूस में कब्जा रखे हैं उनको भी अपने पास रखूं। तो जब तक इन दोनों के अंदर मेल्ट डाउन नहीं आएगा, दोनों कोई बीच का रास्ता स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हर्षा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता, चाहे उसका प्रयास अमेरिका करे या नाटो करे या ब्रिटेन करे या कोई भी करे। आप देखिए कि कोई भी इस प्रकार की जो समस्या होती है उसका समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपनी जो 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 डिजायर्स हैं उनको मेल्ट डाउन लाना पड़ेगा, तभी कहीं हो पाएगा। अब मैं आपको अमेरिका का रोल बताता हूं। देखिए, अमेरिका, ये युद्ध शुरू से हम इस बात को कहते आ रहे हैं हर्षा कि ये जो युद्ध है ये युद्ध यूक्रेन का नहीं है। ये युद्ध शुरू से अमेरिका का और नाटो का रहा है। अमेरिका का मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप देखें किस प्रकार से अमेरिका को लाभ हुआ है पूरे युद्ध से। कैसे आप पूरे यूरोप के हर देश ने, लगभग स्पेन या एक आध को छोड़ दें तो हर एक देश ने अपने डिफेंस बजट्स को 2 से 3% ऊपर बढ़ा दिया। और वो तमाम सारा डिफेंस बजट कहाँ जा रहा है? सारा अमेरिका की इंडस्ट्री में जा रहा है। तो ये मेरा मानना है कि इसका पूरा सूत्रधार अमेरिका है
और अमेरिका का जो 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 काम करने का तरीका है उससे कहीं ना कहीं इसको डेंट हो रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि आज अगर अमेरिका इस बात को निश्चय कर ले और यूरोप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दे तो यह युद्ध समाप्त होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस युद्ध को फ्यूल कर रहे हैं अमेरिका और नाटो। अब मैं आपको नाटो का जो जो प्रेडिकामेंट है वो समझाने का प्रयास करता हूं। नाटो का क्या प्रॉब्लम है कि ना केवल यूक्रेन का ईस्टर्न सेंटिनल इस बात को माना, इस एरिया को माना जाता है डॉनबास के इलाके को, बल्कि यूरोप समझता है कि यूरोप का भी एक सेंटिनल है ये डॉनबास का इलाका, कि रूस का जो अगर विस्तार होगा तो वो इसी रास्ते से होगा और वो विस्तार कहीं ना कहीं आगे आगे आकर के पूर्वी यूरोपियन देशों पर और कुछ पश्चिमी यूरोपियन देशों के ऊपर भी इसका इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि यूरोप बहुत ज्यादा इससे खौफ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा इससे परेशान है कि कैसे आप इस युद्ध को आगे ले जाया जा सके और डॉनबास का इलाका जो है वो वापस लिया जाए। तो वो इस चीज को फ्यूल कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी बड़ी भारी समस्या है। तीसरा जो इसका एक जो इशू है इस युद्ध का वो ये है कि आज परिस्थिति, एक मिनट हर्षा, ये हो गई है कि रूस को भी और यूक्रेन को भी इतना नुकसान हो चुका है, खास करके मैन पावर के लिहाज से, कि वो एक इसको बोलते हैं कॉम्बैट पोटेंशियल, रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल, बचा हुआ कॉम्बैट पोटेंशियल। आपके पास हथियार गोला बारूद भले ही हो सकता है लेकिन आपकी मैन पावर इतनी कम हो गई है कि आपको इस युद्ध को सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो आज स्थिति ये है कि दोनों साइड शायद कहीं ना कहीं चाहती हैं कि कोई इसका समाधान निकले और ये युद्ध खत्म हो, लेकिन समाधान तभी निकल पाएगा जब आप अपनी रिक्वायर्ड जो आपकी जो बात जो मांगे हैं उनको मेल्ट डाउन करेंगी। हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सर्दियों के लिए पुतिन ने एक प्लान तैयार किया है। सर्दियों में जंग जीतना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन पर चौंकाने वाले हमले होंगे, कुछ बड़ा करने की फिराक में है रूस। भारी बर्फबारी में रूसी सेना बड़े हमले करेगी। ये इंटरनल जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा है। पुतिन का एक विंटर प्लान है, तैयार किया गया है। रूस अब 2 फेज में एक साथ ऑपरेशन चला रहा है। थल सेना तेजी से यूक्रेन के इलाकों को जीत रही है और जो बचे इलाके हैं उसकी सीमा को घेर रही है रूसी सेना। सर्दियों में बाहर से मदद रोकने का प्रयास कर रही है। रूसी एयरफोर्स अहम ठिकानों को तबाह कर रही है। यूक्रेन के आम लोगों के लिए सर्दियां भारी पड़ सकती हैं। जेलेंस्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काने की कोशिश है। रूस ने अपने लोगों को अलग अलग शहरों में पहुंचाया। यूक्रेन में जेलेंस्की का तख्ता पलट करने की भी तैयारी है, यानी कि तख्ता पलट की भी तैयारी। विंटर्स को लेकर भी एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी भी जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका। इस विंटर प्लान को लेकर थोड़ी और जानकारी दीजिए। क्या कुछ यहाँ पर प्लान किया जा रहा है पुतिन द्वारा, किस तरीके से और यूक्रेन को क्षति पहुंचाने की कोशिश है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास को देखें या फिर रशिया के वॉरिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और उनकी डॉक्ट्रिन को देखें तो हम ये पाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं कि रशिया की मिलिट्री को और रशियन एम्पायर को, ज़ारिस्ट एम्पायर को कहा जाता था विंटर मॉन्स्टर। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात उठाई, तो इतिहास की किताबें गवाह हैं कि अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि विंटर का आड़ लेकर, स्नोफ्लेक्स का, स्नो माउंटेन्स और फ्रोजन स्टेपीज का आड़ लेकर रशिया को कोई भी वर्ल्ड का पावर कॉन्टिनेंटल लैंड आर्मी नहीं हरा पाई है। नेपोलियन का एग्जांपल लें तो नेपोलियन ने भी बहुत बड़ी गलती की। हिटलर का द्वितीय विश्व युद्ध में बात करें तो बहुत बड़ी गलती की कि वो लोग पूरे रशियन स्टेपी लैंड को कॉन्कर करते हुए आगे बढ़े, पर जब वो लौटने लगे और लौटने से पहले लेनिनग्राड वगैरह में बैटल ऑफ कर्स्क हुआ, वहां पे हिटलर की आर्मीज को, नेपोलियन की आर्मीज को उससे पहले और दूसरे वॉर के अंतर्गत बिल्कुल जाम कर दिया गया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो लौट के आए। तो ये तो एक इतिहास की बात हुई। पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट ने, नेटो ने और अमेरिका ने जेलेंस्की की इनोसेंस को यूज किया है, और कुछ लोग तो इसे स्ट्रेटेजिक व्हाट यू कॉल लेकुना भी कह रहे हैं कि जेलेंस्की को समझना चाहिए था कि जिस तरीके का जो मैन पावर, लैंड पावर, एयरक्राफ्ट और रिसोर्सेज का जो कंपैरिजन है
जो हम लोग विभिन्न थिंक टैंक्स में देख सकते हैं, उसके चलते ज़ेलेंस्की को युद्ध में आना चाहिए था। ये बात, इसके अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगा, पर जब तक पूरी तरीके से मदद नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से प्रॉमिस नहीं होती, तभी उनको युद्ध में आना चाहिए था। क्योंकि हम देखें तो कंपैरिजन ब्रीफली में जल्दी में बताता हूं कि जो लैंड फोर्सेस हैं वो रशिया के करीब 9 लाख करीब थी 3 साल पहले, और उसके कंपैरिजन में यूक्रेन के पास 3.5 लाख सोल्जर्स थे, वो भी वेल फेड, वेल ट्रेन्ड और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लेस नहीं थे। उसके अलावा हम डिफेंस स्पेंडिंग को देखें तो 2020 में यूक्रेन की डिफेंस स्पेंडिंग थी कुछ 3.56 बिलियन डॉलर्स, और रशिया की डिफेंस स्पेंडिंग थी 61 बिलियन डॉलर्स। तो ये कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, इनको देखकर ज़ेलेंस्की को अकेले दम पे या फिर उनको धोखा दिया गया, युद्ध में रशिया के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं ये कहूंगा कि विंटर स्ट्रेटेजी होगी व्लादिमीर पुतिन की, कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि वो पावर सेंट्रिक जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसको एक वॉर स्ट्रेटेजी के तहत पिछले 1 महीने से टारगेट किया है व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पावलिवा करके एक विलेज है और ज़फोरफिजिया के पास, जहां पर न्यूक्लियर, शायद सबसे बड़ा यूरोप का न्यूक्लियर प्लांट है ज़फोरफिजिया में, उस पर कब्जा करने की बात थी और उसको नष्ट करने की बात थी। और इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि पावर ग्रिड जो है यूक्रेन की, उसको अब रशियन मिलिट्री टारगेट कर रही है और उसको ध्वस्त करने में लगी हुई है, ताकि जो हीटिंग होती है यूरोप में, और यूक्रेन इंक्लूडेड उसमें, तो हीटिंग यूरोप में वुडन हाउसेज होते हैं, जनरली हीटिंग होती है, वार्मिंग होती है, वो चीज अगर एनर्जी की कमी के कारण नहीं मिले तो अपने आप में एक कैलेमिटी, अपने आप में एक नेचुरली इंड्यूस्ड पेंडेमिक यूरोप में और यूक्रेन में फैल जाएगा, जो कि यूक्रेन में शायद काफी हद तक हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये वॉर बढ़ेगा, अगर विंटर में बढ़ा तो आपकी बात और मैं इस आकलन से एग्री करता हूं, मेरा भी आकलन यही है कि विंटर में जबरदस्त आक्रामक अटैक्स होंगे रशिया की तरफ से। और पर ऐसा है कि कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगी यूक्रेन को, अगर यूक्रेन को टॉम हॉक्स मिसाइल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल जाते हैं। पर मुझे लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की एक ऐसी बात है जो कि बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 पे विश्व को ला सकती थी या ला देगी आगे जाकर। जब तक यूरोपियन और अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आते, तब तक डोनबास और ईस्टर्न डोनेस्क में और साउथ ईस्टर्न यूक्रेन से पूरी तरीके से रशिया को हटाना मुझे नहीं लगता फिजिकली संभव है। मैं यहाँ पर यही बात अपनी रखना चाहूंगा। बिल्कुल। इसी बीच जिस तरीके से अनुज माथुर जी, हमने देखा कि इनिशियली ट्रंप लगातार तमाम कोशिशें कर रहे थे, तमाम मुलाकातों का दौर चला था, शांति बहाली को लेकर तमाम प्लान्स तैयार किए जा रहे थे, लेकिन अब वो थोड़े अनइंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले ये भी कहा जा रहा था कि नोबेल पीस के लिए वो ये शांति बहाली के लिए तमाम कवायदे कर रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अब वो पुरस्कार उनके हाथ से निकल गया तो अब वो थोड़े अनइंटरेस्टेड हो गए हैं इस पूरी शांति बहाली के प्लान को लेकर? बिल्कुल हर्षा, ये मैं अनइंटरेस्टेड वो इस वजह से हो गए, इस बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं रहूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब प्रयास जारी थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो प्रयास वास्तव में युद्ध को समाप्त करने के नहीं थे, बल्कि ये प्रयास इस बात के थे कि मैं, जैसे कि कोई क्लास का टीचर किसी स्टूडेंट को कहता है छड़ी मार के कि बच्चे तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। ये अमेरिका का काम करने का तरीका, और खास तौर पे अभी अब ट्रंप की दूसरी उसके बाद आया है, उन्होंने भारत को भी कहा था कि वी विल पनिश यू। आप होते कौन है पनिश करने वाले? तो ये मेरा मानना ये है कि अमेरिका के जो प्रयास थे वो प्रयास शांति बहाली के लिए नहीं थे, वो प्रयास ये बात को सिद्ध करने के लिए थे, पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप शांति के मसीहा हैं, दूसरी बात अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो किसी की भी आर्म ट्विस्ट करके उससे कोई भी बात करवा सकता है, कोई भी बात मनवा सकता है। और तीसरी बात उनको ये था कि उनके कहने से उन्होंने बुलाया
और वो एंकरेज में अलास्का में पहुंचे पुतिन और वो अब उनकी सारी बातों को मान लेंगे। ये समय चला गया हर्षा। ये अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम होना चाहिए और उनके प्रयास क्योंकि शांति को उनको जाके क्या करना चाहिए था, जो बात मैं थोड़ी देर पहले भी कहने का प्रयास कर रहा था, उनको जाके दोनों पक्षों से ये कहलवाना चाहिए था अपने अच्छे विटकॉफ टाइप लोगों से कि आप बताएं कि कैसे आप कहां कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप बताएं आप कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आपको जब तक आपकी इन एंड स्टेट में जब तक वो नहीं आएगा कॉम्प्रोमाइज या उसको आप थोड़ा सा लीन डाउन नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप मुझे बताएं कि अगर आप जेलेंस्की के स्थान पर हैं और वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि मैं नाटो में भी नहीं जाऊंगा, पद भी छोड़ दूंगा, डॉनबास भी दे दूंगा, क्रीमिया भी दे दूंगा, तो उसको बाकी लोग फिर वो कहेंगे कि भाई तुम फिर युद्ध में गए क्यों, इतने लाख लोग मरवा क्यों दिए। तो ये उनको मंजूर नहीं है। उसी प्रकार से रूस को ये मंजूर नहीं होगा कि इतने लोगों ने मरवा दिए और ये 4 चीजें चाहिए थी उनमें से एक भी नहीं मिला। तो ये मेरा मानना है। लेकिन विंटर अलोन आपको युद्ध जितवा नहीं सकती। आज की परिस्थिति ये है, देखिए आप, ये तो बहुत बड़ा देश है यूक्रेन। गाजा देख ले, 365 वर्ग किलोमीटर, 2.5 साल से दुनिया का अल्ट्रा मॉडर्न बेस्ट एयरफोर्स उनके ऊपर पाउंड कर रहा है, बम पे बम, बम पे बम कर, लाखों टन टीएनटी वहां पर उनको गिरा दिया, पूरा गाजा मटिया मेट कर दिया। क्या ढाक के 3 पार वहीं के वहीं है, 4 किलोमीटर भी उन्होंने गेम नहीं किया गाजा के अंदर, और हमास को वो रोक नहीं पाए। तो ये तमाम बातें होती हैं कि किसी भी देश को किसी भी प्रकार से आप ऐसा कब्जा नहीं सकते, उसको पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बातचीत सिर्फ एक मात्र जरिया है, टॉमहॉक देना जरिया नहीं है। आप अगर ये समझ रहे हैं ट्रंप साहब कि टॉमहॉक देने के बाद पुतिन डर जाएंगे, या आप टॉमहॉक की जगह आप 5 न्यूक्लियर बम दे दे, क्या पुतिन डर जाएंगे? असंभव। तो आपको टॉमहॉक देने के बजाय या टॉमहॉक पर गलत बयानी करने की बजाय या और नए सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाने की बजाय कोई इस प्रकार की बातचीत का जरिया निकाला जाए। आज परिस्थिति में फिर दोहरा रहा हूं, यह है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि बंद हो, इनफ इज इनफ। तो जब दोनों पक्ष चाहते हैं बंद हो, तो अब अगर कोई ऐसा आ सकता है, चाहे वो यूएन हो चाहे कोई भी हो, जो कि इन दोनों को एक मिडिल पाथ में ला सकता है, तभी जाकर के मुझे लगता है कोई इसमें सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा टॉमहॉक देना और ये देना और बाल्टिक में न्यूक्लियर तैयारी कर लेना और आर्कटिक ओशन में आपने न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। आपके सबसे बड़े जहाजी बेड़े का वेनेजुएला पे असर नहीं हो रहा, तो आप क्या सोच रहे हैं कि पुतिन को आप 4 टॉमहॉक से डरा लेंगे? आई एम सॉरी, इट विल नॉट हैपन दैट वे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस तरह के ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इस तरीके की जो धमकियां दी जाती है, कहीं ना कहीं युद्ध को और भड़काती हुई ही नजर आती हैं। इससे पहले भी हमने तमाम बार देखा, जब भी शांति बहाली की भी बात चली थी, उसके अगले ही दिन कुछ ऐसा घातक हमला देखने को मिला कि वो पूरी शांति बहाली धरी की धरी रह जाती थी। मनन जी मैं कहूंगा कि मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की सिंसियरिटी पे शक होता है। और जहां तक नोबेल प्राइज की बातचीत की बात है, ये एक हम लोगों ने ही खड़ा किया है, मीडिया ने खड़ा किया है, और हम लोग जो एकेडमिक में ये आर्ग्यूमेंट हमने भी इसको स्पॉन किया है। तो नोबेल प्राइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, ट्रंप के लिए इंडिविजुअली हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, पर सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि इस समय दोनों ताकतें, यूक्रेन और रशिया, एक दूसरे से परेशान हैं, और जेलेंस्की भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो वॉर नहीं, जिसको पुतिन ने बोला है स्पेशल ऑपरेशंस, वो बंद हो। और जहां तक हीटिंग की बात है, मुझे लगता है ये एक थ्रेट था जो वहां की मीडिया में भी डिस्कस किया जाता था, और विंटर वैसे यूज किया जाता है एक तरीके के डिनिमो के लिए और क्लाइमेक्टिक वॉर के लिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि रशिया की जो बेसिकली ज़ारिस्ट मेंटालिटी, अगर हम इतिहास में जाएं और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी जाएं, तो ज़ारिस्ट मेंटालिटी है कि 1991 में उनके जो सैटेलाइट कंट्रीज सेपरेट हो गए, उनके प्रोविंसेस सेपरेट हो गए, जॉर्जिया, क्रीमिया और यूक्रेन जैसे, और उनकी जो कॉटन बास्केट जो वर्ल्ड में पॉपुलर थी कि कॉटन और ग्रीनरी बास्केट है हमारी, ये यहाँ से जाती है, तो उसको वापस लेने की एक तरीके की नीति बड़े ही ऑथोरिटेरियन तरीके से
ये व्लादिमीर पुतिन ने शुरुआत की और इसका ही अंजाम हमें देखने को मिला है बहुत वायलेंट यूक्रेन और रशिया के वॉर में। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और कहकर अंत करूंगा, वो ये कि अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने भी फटकार लगाई है यूएन को और उन्होंने कहा है कई देशों को कि ये क्लियर नहीं है, ये बात क्लियर क्यों नहीं हो पाती है कि किसी देश के फ्रीडम फाइटर्स किसी देश के लिए रिबेल्स हैं और आतंकवादी हैं और सेपरेटिस्ट हैं। और जहां तक ये बात मुझे ऐसा लगता है कि रशिया ने भी एक तरीके से जो राष्ट्र बने, अगर आप स्टेटहुड में बिलीव करते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लॉ के डॉक्ट्रिन में बिलीव करते हैं, तो एक तरीके से जो इंसर्जेंट रहे हैं, जो रिबेल्स और सेपरेटिस्ट रहे हैं जॉर्जिया, क्रीमिया और यूक्रेन में, उनको सपोर्ट करता रहा है क्लैंडेस्टाइनली, ओवर्टली और अब कॉवर्टली और अब ओवर्टली ये रशिया और व्लादिमीर पुतिन की आर्मी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली दूध के धुले हुए हैं, पर जयशंकर साहब ने फटकार लगाई है, भारत ने फटकार लगाई है कि इतनी देर क्यों लगती है और इतनी पॉलिटिक्स राजनीति क्यों होती है किसी भी टेरर स्पॉन्सर का कंट्री को लेबल करने के लिए। तो ये कुछ बातें यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को अपनी ईगो को छोड़कर या उनके जो भी वॉर कैबिनेट्स के वॉर रूम के जो एडवाइजर्स हैं छोड़कर अलास्का पार्ट 2 करना चाहिए। बुडापेस्ट में भी ये मिलने वाले थे, पर उसके बारे में पुतिन और ट्रंप की समिट के बारे में अभी भी कोई परमानेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन्हें मिलना चाहिए और आधा रास्ता यूक्रेन तय करे और आधा रास्ता पुतिन तय करें, उसी के बाद किसी तरीके का सीज फायर जहां हो सकता है। और बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया जनरल साहब ने भी कि हम लोग तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इजरायलीज और लोग कि चलो सीज फायर हो गया हमास गाजा पट्टी में, पर ये एक 3 फेज विड्रॉल है और दूसरे तीसरे फेज तक पहुंचते पहुंचते बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो क्या है कि जो कंसिस्टेंसी चाहिए डिप्लोमेसी में, वो अमेरिका को, इजराइल, इजिप्ट, कतर, टर्की को दिखानी पड़ेगी और वैसा ही ऑनेस्टी और वैसी ही फिलैंथ्रोपिक नेचर और परमानेंसी डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी दिखानी पड़ेगी। अलास्का के बाद बुडापेस्ट में मिलना चाहिए और सुनना चाहिए कि पुतिन क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट जो दोनों राष्ट्रों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ये कि रशिया कहता है कि वो सदर्न ईस्टर्न यूक्रेन से नहीं हटेगा और ये पहली डिमांड है ज़ेलेंस्की की कि स्टेटस क्यो फ्रंटलाइन पे मेंटेन किया जाए 3 साल पहले, उसी के बाद कोई बातचीत हो सकती है। पर मुझे लगता है एक तरीके से टर्शियरी दगा देते रहे हैं 3 साल से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका। से आपने कहा वाकई कंसिस्टेंसी की यहाँ पर खासा जरूरत है, क्योंकि अभी तक सबसे अड़िग अगर कोई नजर आ रहा है तो वो पुतिन ही है। हालांकि आगे क्या होता है ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया अनुज जी और मनन जी हमारे साथ जुड़कर अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इन खबरों के साथ वक्त ब्रेक का।